आज की मेरी रेसिपी है आम का अचार और ये अचार मैं एकदम ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीके से बनाने वाली हूँ। और मैं जानती हूँ जैसे ही हम किसी रेसिपी के बारे में सुनते हैं कि ये रेसिपी ट्रेडिशनल तरीके से बनी है तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तामझाम होगा। लेकिन यकीन मानिए कि जितना ट्रेडिशनल तरीके से ये अचार बना है उतना ही आसान ये रेसिपी है। बल्कि मैं कहूँगी कि इंस्टेंट अचार की रेसिपी से भी आसान ये रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर अम्बियों को कोई धूप में नहीं सुखा के रखना है, कोई नमक के पानी में भिगो करके नहीं रखना है मसालों को। अब ये रेसिपी इतनी आसान होने के बावजूद भी ट्रेडिशनल कैसे है, चलिए हम आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल सिर्फ ऑथेंटिक रेसिपीज़ के बारे में ही नहीं है, बल्कि मेरी हर रेसिपी के पीछे आपको कोई ना कोई याद, किस्सा या कहानी देखने को और सुनने को ज़रूर मिलेगी। अगर आप भी देखना या सुनना चाहते हैं कि कैसे ये मेरा आम का अचार वायरल हुआ था, मेरा फर्स्ट वीडियो जिसमें 19 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले, 34,000 से भी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और 3,000 से भी ज़्यादा लोगों ने कमेंट करके मेरी इस रेसिपी के साथ अपनी बचपन की यादें और अपने पुराने लोगों की यादों को जोड़ा, तो प्लीज़ आगे ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप नहीं सुनना या देखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्क्रीन के नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कि रेसिपी कितनी देर में शुरू होगी, आप सीधा वहाँ पे जाकर के फटाफट से अपनी रेसिपी देख सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब मेरे फादर इन लॉ ने अपनी ख़ानदानी आम के अचार की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करी थी और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जैसे कि मैंने बताया, आप सभी ने बहुत पसंद किया था। तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं मेरे फादर इन लॉ, और उन्होंने 12-13 साल की उम्र से ही अपनी माँ के साथ ये वाला आम का अचार और बाकी तरीके के अचार डालने शुरू कर दिए थे। फिर इस कहानी में एंट्री होती है मेरी, यानी कि शादी के बाद जब मैं इस घर में आई और आम के अचार का सीज़न आया शादी के बाद पहला वाला, तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे और मेरे हस्बैंड को बोला कि अभी तक इतने सालों से मैंने इस रेसिपी को सहेज करके रखा है और मैं चाहता हूँ कि इस रेसिपी को अब आप दोनों सीखो, ताकि ये रेसिपी कभी भी ख़त्म ना हो, हमेशा ज़िंदा रहे। तो वो चाहते थे कि हम इस रेसिपी को सीखें और अपनी आने वाली जनरेशन को दें। और आप जानते हैं कि इस रेसिपी को सीखने में मैंने कितने साल लगा दिए। शादी के 14 साल बाद मैंने जाकर के ये रेसिपी सीखी। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया, मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला कि इस साल आम का अचार मैं आपके साथ डालूँगी। तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी मार्केट हमारे साथ गए, मेरे साथ गए, और अपने जो वो राम किला आम लेते हैं, एक वैरायटी का आम होता है राम किला, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत पाया जाता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है अचार के लिए। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको इसको कैसे पसंद करना है, आपको कैसे पहचान करनी है। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपको बना करके एक मैं रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि राम किला आम की पहचान कैसे करनी है। तो उन्होंने मुझे सारी बारीकियाँ सिखाई और वीडियो हमने बनाया, और मैंने वो वाला वीडियो इस तरीके से बनाया कि मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ को कवर किया, ताकि कोई अगर नया शख्स भी अचार डाल रहा है या जब मैं अगले साल खुद से ये अचार डालूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई ये तो मैं तो इस रेसिपी को पूरा अच्छे से इसलिए बना रही हूँ ताकि अगले साल, आने वाले 30 साल, 40 साल, जितने साल भी ज़िंदा हूँ, बनाऊँ, तो ये वीडियो मेरे साथ हमेशा रहे। इसीलिए मैं एक एक डिटेल इसके अंदर बता रही हूँ ताकि मैं कुछ भी भूलूँ नहीं। और मैंने उस वीडियो में वादा किया था पापा को कि आपकी जो ये ख़ानदानी रेसिपी है, इस लेगेसी को अब हम लोग आगे लेकर के जाएंगे और हर साल हम ये अचार डालेंगे। नहीं, अब हम इस परंपरा को हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी कही हुई बात इतनी जल्दी सच्ची हो जाएगी, क्योंकि उस रेसिपी के डालने के 3 महीने बाद ही पापा इस दुनिया से चले गए थे। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी, ये जो वर्ड्स मैंने बोले थे, वो मैंने आज तक, अब उनके जाने के 2 साल बाद तक भी मैंने पूरे किए हैं। चाहे मेरा पिछले साल का कितना भी आम का अचार बचा हो, लेकिन हर साल, अभी तक 2 साल में मैंने हर साल जो है नया एक लॉट ला करके मैं आम के अचार का ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि इस लेगेसी को हम लोग आगे लेकर के जाएंगे,
उसको मैं पूरा करके रख सकूं। तो उसी लेगेसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस साल भी आम का अचार डाला है। बिल्कुल उन्हीं की रेसिपी है, एक तरीका उन्होंने मुझे और सिखाया था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो खैर, बहुत सारी यादों के बीच में मेरी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि है उनको। इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ कहने के लिए और करने के लिए नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है आगे उनकी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो 200 ग्राम रामकिला अम्बियाँ ले ली है, जिसको कि हम कैरी भी बोलते हैं। और इन अम्बियों की ख़ास बात यह है कि इसकी गुठली बहुत पतली होती है, पल्प बहुत ज़्यादा होता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बाकी अम्बियों के मुकाबले ज़्यादा होती है। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो 15 और 20 जून के बाद आपको ये रामकिला अम्बियाँ मार्केट में दिखनी शुरू हो जाएंगी। और इसकी पहचान कैसे करनी है उसके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इन अम्बियों को या कैरी को आप कुछ घंटे भिगो भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे तो इसको हैंड टू हैंड अच्छे से रब करके बहुत अच्छे से इसको वॉश करेंगे, ताकि कोई भी अगर इसके अंदर कुछ गंध है या जो ये स्टिकी लगती हैं अम्बियाँ कभी कभी, वो जो है बहुत अच्छे से निकल जाए। इन अम्बियों को या कैरी को बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने साफ़ कपड़े से इसको वाइप कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर पानी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि अगर पानी रहा आपकी अम्बियों में या कैरी में तो आपका अचार ख़राब हो सकता है, फंगस लग सकती है। और वाइप करने के बाद भी मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे इसको फ़ैन के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया था। और बस इसके बाद हमने अम्बियों को घर पर ही काट लिया था। अब आगे के क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसके ठीक ऑपोजिट जो हमारा पहला वीडियो था जो पापा ने बनाया था, उसके अंदर हमने इन्हीं अम्बियों में रात भर नमक लगा करके इन अम्बियों को छोड़ दिया था कम से कम 24 घंटे के लिए। और फिर 24 घंटे के बाद जो नमक का पानी बचा उसके अंदर हमने मसाले डाले थे। अगर आप चाहते हैं वो वाला वीडियो देखना और वो वाली रेसिपी ट्राई करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपकी इस वीडियो के ऊपर आपको उसका लिंक दिख जाएगा। आप वो वाला स्टेप भी, प्रोसेस भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं जो आपको मसाले की क्वांटिटी बताने वाली हूँ वो आपको एग्जैक्टली वही लेनी है, क्योंकि 1200 ग्राम के हिसाब से ये सारे मसाले परफेक्ट रेशो में हैं। बिना भुने कलौंजी 15 ग्राम, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 20 ग्राम, नमक 80 ग्राम। ये सारे मसाले जितने भी मैं बता रही हूँ बिना दिमाग लगाए आंखें बंद करके 1200 ग्राम अम्बियों में डाल दीजिए। अभी मैं और भी आगे बता रही हूँ कि क्या क्या है। अब वो मसाले जिनको कि हमें थोड़ा सा भूनना है, और इनमें से हमें सिर्फ मेथी को नहीं पीसना है, इसको साबुत रखेंगे। हींग 1 छोटा चम्मच, साबुत सौंफ 25 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम, सूखा धनिया मेरे पास पाउडर था, अगर आपके पास पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो साबुत 15 ग्राम लेकर के भी आप भून करके पीस सकते हैं। मेथी को भी हम लोग भून लेंगे, लेकिन साइड में कर देंगे उसको, क्योंकि उसे पीसना नहीं है। उसके बाद हम हींग, सूखा धनिया, सौंफ को थोड़ा सा भून करके दरदरा पीस लेंगे। एकदम महीन हम कभी भी अचार में नहीं करते हैं, अच्छे टेक्सचर और टेस्ट के लिए। अब बस इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। अब इन सब मसालों को हम लोग अम्बियों में बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और अम्बियों में मसाला आपको साफ़ हाथ से मिलाना है, कोई चम्मच कड़छी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हर एक कोने में ये जो मसाला है रब होना चाहिए, अंदर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही मसाले आपके अचार को ख़राब होने से बचाते हैं। जितना नमक और हल्दी से कवर्ड रहेगा अचार, उतना ही ये आपका अचार जो है बचेगा। इस स्टेज पर आप चाहे तो हाथों में हल्का सा सरसों का तेल लेकर के भी इसको मिला सकते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। एकदम परफेक्ट मेरा अचार बना था और बहुत टेस्टी बना है, अभी भी चल रहा है वो अचार। ठीक है, अब इन जो इस अच्छे से मिलाने के बाद अचार को इन मसालों में, इसको हम लोग किसी जार में डालेंगे, खुले जार में, ताकि हम इसको शेक कर सके। अब इसको 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 डेज़ हम लोग धूप में रखेंगे और मलमल का कपड़ा कवर करके, कभी भी आप उसका जो लिड होता है उससे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये सारी बातें अचार के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे बेसिक्स मैंने उस वीडियो में, बल्कि मैंने भी नहीं, पापा ने उस वीडियो में कवर करे हुए हैं। अगर आप अचार में नए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ अपना वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हों। जब आप इसको धूप में रखेंगे तो आपको जार को शेक करते रहना है, ताकि मसाले बहुत अच्छे से अम्बियों में मिलते रहें।
और मान लीजिए अगर आपके यहाँ बारिश का मौसम शुरू हो गया अचार डालते डालते, तो कोई फ़ायदा नहीं है मलमल के कपड़े से ढक करके रखने का। तब आप इसको लिड लगा करके घर के अंदर ही रख सकते हैं और उसको शेक करते रहिए, क्योंकि इसके अंदर जार के अंदर या अचार के अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, जो कि फंगस लगने का काम कर सकता है। जैसे कि जब मैंने अचार डाला था तो सिर्फ 4 से 5 घंटे मैक्सिमम मैं 4 दिन में धूप दिखा पाई थी, क्योंकि मौसम जो था कभी बादल आ रहे थे जा रहे थे। तो बस वो धूप लगाने के बाद मैंने इसको जार को कवर करके लिड से घर के अंदर ही रखा और उसको शेक करती रही बीच बीच में। 4 दिन के बाद आपको मैं अचार का कंडीशन दिखाती हूँ कि देखिए कैसे मसाले बहुत अच्छे से मिल गए हैं, गलना शुरू हो गया है और इसमें से हमने कुछ पीसेस तो खाना शुरू भी कर दिए थे। ठीक है, तो 3 से 4 दिन के बाद अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। ठीक है, सरसों के तेल के ऊपर भी बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था लास्ट वीडियो में कि सरसों का तेल कच्चा डालना है कि पका के डालना है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उसको गर्म करके फिर ठंडा करें और फिर तेल डालें। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है हमेशा अचार में, जितना मैंने देखा है पापा को इतने सालों में, हमेशा कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग कलकत्ता साइड में काफ़ी साल रहे हैं तो वहाँ पे कच्चे तेल का बहुत इस्तेमाल होता है खानों में। तो इसीलिए हमें उसका टेस्ट जो है डेवलप हो गया है, तो इसीलिए हम कच्चा तेल इस्तेमाल करते हैं। मैं कभी भी तेल को गर्म नहीं करती हूँ, मैं ऐसे के ऐसे ही डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि कितना तेल, मतलब कि कौन सा तरीके का तेल आप डालना चाहते हैं। यहाँ पे 250 ml तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों का तेल कच्चा वाला। बस अब सरसों का तेल डालने के बाद एक बारी हम जार को बहुत अच्छे से शेक कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने बड़ा जार का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मसालों को और अम्बियों को बहुत अच्छे से मिलाना था, लेकिन अब मैं इसको स्टोर करके रख रही हूँ। ठीक है, तो जब भी हम अचार को स्टोर करके रखते हैं तो हम हमेशा किसी ऐसे जार में रखते हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छे से आ जाए, मतलब बहुत बड़ा जार नहीं लेते हैं। ठीक है, और हमेशा हम अचार को थोड़ा सा प्रेस कर करके जार के अंदर डालते हैं ताकि गैप ना रहे। ठीक है, और ऐसा करने का कारण इसलिए है क्योंकि हमें अचार को जो है ऊपर तेल से कवर करना रहता है। आप जितना अच्छे से प्रेस करेंगे उतना ही ऊपर की जो लेयर है वो तेल से कवर्ड रहेगी। अगर गैप होगा बीच में जार में अचार के बीच में, तो ऊपर वाला सारा तेल जो है नीचे आ जाएगा और ऊपर ड्राइनेस आ जाएगी। तो ये अवॉइड करने के लिए हमेशा प्रेस करके अचार को डाला जाता है और ऊपर से तेल से कवर किया जाता है। और एक बार मैं फिर से आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप अचार में नए हैं, आपको ये सारी बातें नहीं पता हैं, तो आप वो वाला वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो वाला जो पापा ने बनाया था वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसके अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ को हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो देखा आपने कितनी आसान थी ये अचार की रेसिपी, एकदम ट्रेडिशनल लेकिन उतनी ही सिंपल। तो एक बारी जाने से पहले मैं फिर से पापा को इस वीडियो के ज़रिए श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतनी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, ये लेगेसी छोड़ने के लिए, और इस रेसिपी के अलावा भी बहुत सारी बातें और यादें और बहुत अच्छे संस्कार हमको देने के लिए। अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स था, है, या ऐसी कोई रेसिपी है जिसको देख करके या पापा को देख करके आपको अपना कोई याद आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़ करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और शेयर सब्सक्राइब तो बहुत बात की बात है, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले हफ्ते फ्राइडे 1 बजे फिर से किसी नई रेसिपी और नई कहानी, किस्से और यादों के साथ।